डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्ड एम्बेडिंग्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वर्ड एम्बेडिंग्स जो है उसका क्या रोल है। इस तरह से हम एक हाई डिमेंशनल स्पेस से लो डिमेंशनल स्पेस के अंदर आ जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 10,000 की वोकैबुलरी है तो 10,000 की वोकैबुलरी जिसमें वन हार्ड एंड कोडिंग करके दो वर्ड्स जो हैं उनका कोई आपस में रिलेशनशिप भी नहीं बनता। हम एक लो डायमेंशनल वेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली सिमिलर वर्ड्स जिसमें उनके वेक्टर जो हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। तो हमने थोड़ी एनालॉजी एग्जांपल्स देखी थी। आज जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि हम वर्ड एम्बेडिंग्स जो हैं एक्चुअली उनको लर्न कैसे करते हैं। उसमें मोस्ट पॉपुलर जो अप्रोच रही है वो वर्ड टू वेक है। लेकिन वर्ड टू वेक्स से पहले हम एक प्रीवियस जो है वो रिसर्च पेपर देखेंगे जिस पे बेसिकली जो वर्ड टू वेक था उस आइडिया जो था वो वहाँ से लिया गया था। तो उस पेपर को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम वर्ड टू वेक को देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा जो है वो ग्लव या जी लव जो है उसको देखेंगे। ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं वर्ड एम्बेडिंग्स लर्न करने के। और फाइनली हम देखेंगे कि हम वर्ड एम्बेडिंग्स को यूज़ करके किस तरह से सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम सेंटिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो गेटिंग स्टार्टेड, सबसे पहले हम एक हिस्टोरिक पेपर देखते हैं। 2003 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, अ न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो लैंग्वेज मॉडलिंग और एनग्राम्स वगैरह का तो आपको आइडिया है। लैंग्वेज मॉडलिंग जो है अगर हमने न्यूरल नेटवर्क से को यूज़ करते हुए करनी है तो उसको हम क्या करेंगे। लैंग्वेज मॉडलिंग का बेसिक पर्पस जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीच रिकग्निशन के अंदर हमारे पास अगर एक सेंटेंस है और उससे हम उसकी बेस पे नेक्स्ट वर्ड जो है वो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीच के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो सेम होती हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड आएगा वो आप उसके जो पहले उससे वर्ड आ रहे हैं उसकी बेस पे ये डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम एक न्यूरल लैंग्वेज मॉडल जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये एग्जांपल है, आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज। तो इससे आगे जो है वो क्या आएगा। ठीक है, ये अगर हम ये प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेटली एक डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी लेट्स से हमारे पास 10,000 वर्ड्स की है। तो उसमें हम हर वर्ड को एक इंडेक्स दे देंगे। जैसे कि आई जो है उसको 4343 पे हमने रख दिया, वांट जो है उसको 9665 पे रख दिया, ए जो है वो 1 पे रख दिया। तो डिक्शनरी जो है वो इंडेक्स्ड हमने बना ली कि 1 पोजीशन पे ए है, 2 पोजीशन पे दूसरा वर्ड है, 3 पोजीशन पे तीसरा वर्ड है एंड सो ऑन। अब न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हुए लैंग्वेज मॉडल किस तरह से बनाया जा सकता है। हम कर ये सकते हैं कि एक या जैसे ये 2003 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया कि जो वर्ड्स हैं उनकी वन हार्ट एनकोडिंग की जाए और वन हार्ट एनकोडिंग के बाद एक एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो है वो बनाया जाए। और उस एम्बेडिंग मैट्रिक्स जब हम जो वन हॉट एनकोडिंग है उसको यूज़ करें विद ई जो मैट्रिक्स है, तो हमारे पास उस वर्ड की एक एम्बेडिंग जो है वो आ जाए। यानी कि आई वर्ड जो है वो वन हॉट एनकोडिंग अगर हम उसे कह रहे हैं O4343, तो जो उसकी वन हॉट एनकोडिंग है उसे हम E4343 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसकी वन हॉट एनकोडिंग जब आ गई तो उसमें उसको जो है वो इन्होंने क्या किया, एज इनपुट जो है वो दिया एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क को। और उसको फर्दर जो है वो सॉफ्टमैक्स को जो है वो दिया। सॉफ्टमैक्स जो है बेसिकली उसका ये काम था कि जितने भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी के अंदर उनको प्रोबेबिलिटीज असाइन करे और उस वो वर्ड जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो वर्ड जो है वो इस फिल इन दी ब्लैंक्स में जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम लेफ्ट साइड से अगेन देखें तो आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज, इसमें हर वर्ड जो है अगर 10,000 हमारी डिक्शनरी का साइज़ है तो हर वर्ड जो है वो वन हार्ट एंड कोड होगा 10,000 डायमेंशन वेक्टर के अंदर। फिर वो जो है जो हमारा एम्बेडिंग मैट्रिक्स है उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारी जो एम्बेडिंग है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर हम 300 की एम्बेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो जो E4343 है उसकी डायमेंशन जो है वो 300 होगी।
ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी एम्बेडिंग है वांट के लिए, उसकी भी डायमेंशन 300 होगी। तो ये सारी जो हैं, अगर ये 6 इनपुट्स हैं तो इट मीन्स के 1800 इनपुट्स जो हैं वो इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट लेयर के अंदर। और उन 1800 इनपुट्स की बेस पे जो है वो सॉफ्टमैक्स के पास जो है वो एक्टिवेशन जाएगी, और उसकी बेस पे एरर कंप्यूट होगा, और उसकी बेस पे लर्निंग होगी। अब ये जो लर्निंग है, ये सॉफ्टमैक्स से प्रीवियस लेयर की भी हो रही है, और जो एम्बेडिंग लेयर है ई जिसे मैंने नाम दिया है, उसकी लर्निंग भी साथ साथ होगी। ठीक है। नॉर्मली इसमें ये किया जाता है कि बजाय कि पूरा सेंटेंस जो है वो एज इनपुट दिया जाए, लास्ट 4 वर्ड जो है वो इनपुट के तौर पे जो है वो दिए जाते हैं, जिसकी बेस पे अगला आने वाला वर्ड जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है। तो अगर 4 वर्ड्स दिए जाएंगे तो अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जो है उन 4 वर्ड्स की बेस पे या 1200 इनपुट्स की बेस पे जो है डिसाइड होगा कि अगला वर्ड जो है वो कौन सा है। वो सॉफ्टमैक्स वो डिसाइड करेगा, और उसकी बेस पे एक्चुअली जो है वो लर्निंग जो है वो होगी। अब इसमें आइडिया जो था वो ये वैसे तो लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए ये प्रपोज किया गया था, लेकिन जो आइडिया इससे देखा गया, ऑब्जर्व किया लोगों ने, वो ये था, रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सिमिलर वर्ड्स हों, जैसे आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस है, तो अगर कोई कॉर्पस के अंदर कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, आई वांट अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस, ठीक है, तो एप्पल जूस जो है, अब ये सारे का सारा जो वर्ड सेंटेंस है, ये डिफरेंट है, लेकिन इसका जो आउटपुट है जिसे हमें कंपेयर करना है, जूस इस केस में, वो दोनों सेंटेंसेस का सेम है। आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस और आई वांट अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस। तो इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस का क्योंकि आउटपुट सेम है, इसलिए जब नेटवर्क जो है वो लर्निंग कर रहा होगा, तो उस लर्निंग के प्रोसेस में ऑरेंज और एप्पल जो हैं, उसके लिए वो या ये पूरे सेंटेंस के लिए जो है वो कोशिश करेगा नेटवर्क ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन के जो एम्बेडिंग है उनको उस प्रेडिक्शन के लिए सेम वेट्स जो है वो साइन करें। समझ रहे हैं आप इस बात को कि आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज हो या आई वांट अ ग्लास ऑफ एप्पल हो, मॉडल जब ट्रेनिंग होगी उसकी, तो वो ये कोशिश करेगा कि इन दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि आउटपुट जो है वो जूस है, तो जो एम्बेडिंग है उसको सेम वेट्स या मिलते जुलते क्लोज जो वेट्स हैं वो असाइन करें। ठीक है। यानी कि अगर 2 दफ़ा जूस आ रहा है तो मैं उसको एम्बेडिंग में ज़्यादा फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उस केस के अंदर। तो इससे हुआ क्या कि जो वर्ड्स मिलते जुलते थे, जैसे ऑरेंज है, एप्पल है, इनको एम्बेडिंग जो है वो कदरे मिलती-जुलती जो है वो जब ट्रेनिंग की गई, तो मिलती-जुलती इनको एम्बेडिंग जो है वो असाइन हुई, या इससे एम्बेडिंग जो जनरेट हुई वो मिलती-जुलती जनरेट हुई। तो इस आइडिया की बेस पे जो है फिर फ्यूचर जो रिसर्च हुई उसके अंदर ये देखा गया कि सिर्फ अगर हम प्रीवियस 4 वर्ड्स लेते हैं, तो लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए तो ठीक है कि लैंग्वेज मॉडलिंग में क्या टास्क होता है कि हमने प्रीवियस वर्ड्स की बेस पे नेक्स्ट वर्ड जो है वो प्रेडिक्ट करना है। लेकिन अगर हमने सिर्फ देखना हो कि वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप जो है, यानी कि वर्ड एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड के नज़दीक जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो अकर होता है, ठीक है? कम अकर होता है, ज़्यादा अकर होता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लास्ट 4 वर्ड्स ही जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट के तौर पे लिए जाएँ। ये भी हो सकता है कि हम पहले वाले 4 वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के अंदर और बाद वाले 4 वर्ड्स यूज़ करें। जैसे कि ये ऊपर जो एग्जांपल है, आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस टू गो अलोंग विद माय सीरियल। तो यहाँ पे अगर हम ऑरेंज जो है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, तो उससे पहले जो 4 वर्ड्स हैं, वांट अ ग्लास ऑफ, और उसके बाद जो 4 वर्ड्स हैं, जूस टू गो अलोंग, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये टारगेट के तौर पे जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह से लास्ट 1 वर्ड जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? और इसी तरह से एक कोई भी एक नियर बाय वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर, विंडो का ये मतलब है कि ऑरेंज अगर हम 1 विंडो की बात करें, विंडो साइज़ 1, तो ऑरेंज अगर हमारा वर्ड है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, तो उसमें विंडो 1 का ये मतलब है कि उसकी लेफ्ट साइड पे एक वर्ड और राइट साइड पे एक वर्ड जो है उसको हमने कंसीडर करना है, ठीक है?
विंडो अगर 2 होगी तो इसका ये मतलब है कि ऑरेंज के लेफ्ट साइड पे जो 2 वर्ड्स हैं ग्लास ऑफ, और ऑरेंज के जो राइट साइड पे 2 वर्ड्स हैं जूस टू, ये कॉन्टेक्स्ट के तौर पे जो है वो टारगेट के तौर पे जो है वो यूज़ होंगे। तो ये नियर बाई वन वर्ड जो है, इसे स्किप ग्राम भी हम कहते हैं, और ये मेन आइडिया था। वैसे तो वर्ड टू वेक जो प्रपोज हुआ था उसमें मल्टीपल आइडियाज़ डिस्कस किए गए थे, जिसमें कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड का आइडिया भी था, ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूस वर्ड्स जो हैं लेफ्ट पे और राइट पे उनको कंसीडर किया जाता है। लेकिन स्किप ग्राम जो है कि एक नियर बाई वर्ड जो है उसकी बेस पे अगर हम ट्रेनिंग करवाएं, तो इसको हम स्किप ग्राम कहते हैं, जो कि वर्ड टू वेक के अंदर जो है वो प्रपोज किया गया था। और इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 2013 के अंदर मिकलोव जो है उसने ये प्रपोज किया था, एफिशिएंट एस्टिमेशन ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशंस इन वेक्टर स्पेसिस का जो पेपर था उसमें ये प्रपोज हुआ था। तो इसको थोड़ा सा हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि वर्ड टू वेक के अंदर स्किप ग्राम जो हैं उनकी बेस पे किस तरह से एम्बेडिंग जो है वो लर्न की जाती है। तो ये देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई वांट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस टू गो अलोंग विद माय सीरियल। इसमें अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड की बात करें तो लेट्स से हम एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं जी, ऑरेंज, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज है उसका जो टारगेट या नेबर है, वो अगर हम एक विंडो डिसाइड कर लेते हैं जी कि हमने 5 वर्ड्स लेफ्ट साइड पे और 5 वर्ड्स राइट साइड पे, इनमें से एक हमने जो है एक वर्ड कोई भी लेना है। तो ऑरेंज के साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं विंडो, लेट्स से विंडो 5 के अंदर, उसमें से हमने जूस लेट्स से एक वर्ड वर्ड जो है वो ले लिया। इसी तरह से ऑरेंज के साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें हमने रैंडमली एक वर्ड ग्लास जो है वो ले लिया विंडो के अंदर से। ऑरेंज के साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें हमने माय जो है वो वर्ड जो है वो ले लिया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन विंडो साइज हमने उस विंडो में से रैंडम वर्ड जो हैं वो ले लिया। अब ये वर्ड और ये जो नेबर्स हैं इनकी बेस पे हम जो है ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं, ठीक है। और वो ट्रेनिंग जो है उसके लिए मॉडल जो है वो मॉडल कौन सा होगा? मॉडल बेसिकली लेट्स से अगर हमारे पास वोकैबुलरी जो है उसका साइज 10,000 है और उसमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वर्ड है वो ऑरेंज है और टारगेट वर्ड जो है वो जूस है, ठीक है। तो मॉडल जो है वो सिंपली इस तरह से हम इसको मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे और उस पर ट्रेनिंग करवाएंगे कि हमारा पहले सबसे हम वन हार्ट एंड कोडिंग जो है वो एज इनपुट देंगे। उसके बाद हमारी एक एम्बेडिंग लेयर होगी। एम्बेडिंग लेयर जो है उसके अंदर एम्बेडिंग जो है उसकी लर्निंग होगी, और उस एम्बेडिंग की बेस पे उस पर्टिकुलर वर्ड की जो सी या कॉन्टेक्स्ट वर्ड है जो इनपुट हुआ है उसकी एम्बेडिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। वो एम्बेडिंग जो है वो हम एक सॉफ्ट मैक्स को जो है एज इनपुट देंगे, और वो सॉफ्ट मैक्स जो है वो प्रोडिक्शन करेगा कि टारगेट वर्ड जो है वो जूस है या नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्ट मैक्स जो है उसमें जो प्रोडिक्शन होती है वो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं डेट सम टू वन, ठीक है। तो उसी तरह से सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन जो है इसमें यूज़ होगा ई रेज टू पावर थीटा टी, ठीक है, फॉर कॉन्टेक्स्ट टी, और ई सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 10,000 के 10,000 जो आउटपुट आ रहे हैं उनकी ई रेज़ टू पावर लेके और उससे जो है वो डिवाइड किया जाएगा, ताकि प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सम एक्चुअली दे एक्चुअली सम टू 1, ठीक है। तो और इसमें जो थीटा टी है वो पैरामीटर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है विद कॉन्टेक्स्ट टी, और जो लॉस है जैसे कि सॉफ्ट मैक्स का लॉस होता है, ठीक है, जो हमने पहले भी देख चुके हैं, दैट इज़ वाई आई लॉग वाई हैट आई, ठीक है। और ये 10,000 की 10,000 एग्जांपल्स के लिए हम इसका सम करेंगे और इसकी बेस पे जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल हम देखते हैं क्विकली। लेट्स से हम वर्ड टू वेक की ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं और हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, किंग ब्रेव मैन और क्वीन ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है। अब हमारे कॉर्पस के अंदर टोटल दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं और ये ही वो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर हमारा विंडो साइज 1 है तो विंडो साइज 1 की बेस पे जो है
हम हर वर्ड कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो है उसके टारगेट्स या उसके नेबर्स जो हैं वो देख लेंगे। यानी किंग जो है अगर विंडो साइज़ 1 है तो इट मीन्स के उसमें ब्रेव आ रहा है उसके उसके करीब विंडो साइज़ 1 में। ब्रेव जो है उसमें किंग और मैन, किंग आ रहा है और मैन आ रहा है, ठीक है? अ, अब इसमें ये चीज़ नोट करें कि हमें इसमें ट्रेनिंग डाटा खुद से नहीं बनाना पड़ता, ठीक है? इसे हम सेल्फ सुपरवाइज़्ड लर्निंग भी कहते हैं कि हम बेसिकली विंडो साइज़ की बेस पे जो एल्गोरिदम है वो खुद से ही इसकी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनाता जाता है और उसकी बेस पे वो खुद ही लर्न भी करता जाता है, ठीक है? तो ब्रेव जो है उसकी विंडो साइज़ 1 में किंग है और मैन है, इसी तरह से मैन का जो विंडो साइज़ अगर 1 देखें तो उसमें ब्रेव का वर्ड आ रहा है। क्वीन जो है उसमें ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का जो वर्ड है उसमें क्वीन उसकी विंडो 1 के अंदर आ रही है और ब्यूटीफुल के विंडो 1 में जो है वो वोमेन भी आ रही है। इसी तरह से वोमेन जो है उसको देखें अगर विंडो साइज़ 1 में है तो उसमें साथ में ब्यूटीफुल का वर्ड जो है वो आ रहा है। अगर विंडो साइज़ 2 होता, तो उस केस में हम देखते कि विंडो 2 के अंदर जो है वो कौन-कौन से वर्ड आ रहे हैं। तो किंग की विंडो 2 अगर और विंडो 2 का ये मतलब है कि लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पे 2, ठीक है? तो किंग क्योंकि फर्स्ट वर्ड है, उससे लेफ्ट में कोई वर्ड नहीं है, तो उसके राइट पे क्योंकि 2 वर्ड्स हैं, तो वो ब्रेव और मैन आ जाएगा। इसी तरह से ब्रेव जो है, उसके लेफ्ट और राइट पे एक-एक वर्ड ही है, ठीक है? तो विंडो साइज़ 2 भी हो तो एक-एक वर्ड जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से ये विंडो साइज़ 2 के लिए जो है, इस तरह से ये एक टेबल जो है वो बन सकता है, जिसकी बेस पे लर्निंग जो है वो होगी। अब ये हमारी जो डिक्शनरी है, अगर लेट्स से अगर उसके अंदर हमारे पास 6 वर्ड्स हैं टोटल इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, तो हम हर वर्ड जो है उसको 1 हार्ट एंड कोड कर लेंगे और उसका जो टारगेट है, ये नेबर है, उसको भी इसी तरह से 1 हार्ट एंड कोड कर लेंगे। ठीक है? तो ये इनकी 1 हार्ट एंड कोडिंग आ गई। अब जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, डेफ़िनेटली उसको वर्ड्स तो हम इनपुट नहीं करते, ना आउटपुट जो है वो वर्ड्स होते हैं। उसमें जो इनपुट होंगे वो 1 हार्ट एंड कोडिंग्स होंगी और आउटपुट जो है वो भी 1 हार्ट एंड कोडिंग होगी। ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या वर्ड टू वेक की ट्रेनिंग के प्रोसेस में, ये लेट्स से किंग का एक वर्ड है, ठीक है? तो किंग की 1 हार्ट एंड कोडिंग जो है वो है 1000000। तो इनपुट जो है वो ये 1 हार्ट एंड कोडिंग होगी। ये जो है एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क होगा जिसमें हिडन लेयर में लेट्स से 2 न्यूरॉन्स हैं। तो उसमें ये इसका इनपुट जो है वो एज़ इनपुट वो जाएगा 1 हार्ट एंड कोडिंग और वो जो 1 हार्ट जो हिडन लेयर से जो है वो फिर एक सॉफ्टमैक्स आउटपुट होगा, ठीक है? और वो सॉफ्टमैक्स जो है वो कुछ प्रेडिक्शन करेगा, यानी कि वो सारी प्रेडिक्शन जो है उनका सम जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सॉफ्टमैक्स का काम ही ये है कि वो जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनका सम जो है वो 1 हमेशा होता है। अब हम किंग के जो टारगेट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं कि किंग का टारगेट वर्ड जो है वो ब्रेव था हमारे जो डाटा सेट बना यूजिंग विंडो साइज 1। उसमें हमने देखा कि किंग के साथ हमेशा ब्रेव आता है। तो हम ये चाहते हैं कि किंग जब इनपुट हो तो सॉफ्टमैक्स जो है वो ब्रेव आउटपुट करे। अब यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1 है वैल्यू आउटपुट में और वहाँ पे टारगेट है 0। यहाँ पे है 0.9 और वहाँ पे है 1, ठीक है? तो इसमें हम वही लॉस फंक्शन जो हमने प्रीवियसली देखा या जिसे हम क्रॉस एंट्रोपी भी कहते हैं, ठीक है? उसकी बेस पे सॉफ्टमैक्स जो है, सॉफ्टमैक्स क्रॉस एंट्रोपी जो है, उनका उसका डिफरेंस देखेंगे कि आउटपुट क्या है और टारगेट जो है वो क्या आ रहा है और उसको फिर हम ग्रेडिएंट डिसेंट को यूज़ करते हुए ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, ठीक है? और वो ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो फिर बैक प्रोपगेशन से हम वेट्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है? इस तरह से किंग जो है, अगर हम अगला एग्जांपल जो है इसमें इनपुट करें तो किंग का जो उसके करीब जो वर्ड है, उसके स्किप ग्राम में उस विंडो के अंदर जो वर्ड है वो मैन है, दूसरा वर्ड लेट्स से। तो मैन जो है उसकी 1 हार्ट एंड कोडिंग जो है वो 001000 है और आउटपुट जो आ रहा है वो लेट्स से 0.1, 0.7, 0.2000 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस एंट्रोपी को यूज़ करते हुए एरर कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम बैक प्रोपोगेट करेंगे। तो इस तरह से ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये जारी रहेगा। ब्रेव
का वर्ड इनपुट होगा तो उसमें भी देखेंगे कि उसके टारगेट वर्ड्स कौन से थे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ये सारी ट्रेनिंग का प्रोसेस करवा लेंगे, सारे के सारे जो वर्ड्स और जो टारगेट्स हैं या नेबर्स हैं, तो हमारे पास जो हिडन लेयर के अंदर जो वेट्स लर्न हो जाएंगे, वो वेट्स एक्चुअली जो है वो वर्ड टू वेक, हम उसे कहेंगे कि हमने वर्ड्स को वेक्टर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो दो ग्रीन में आपको वेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हर वर्ड के लिए जो है ये डिफरेंट इसके अंदर एम्बेडिंग्स जो है वो पड़ी होंगी। ठीक है, किंग के लिए लेट्स से इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं किंग के लिए 1 1 इसने जो है वो वेट लर्न किया है। ब्रेव के लिए 1 2 है, मैन के लिए 1 3 है, क्वीन के लिए 5 5 है, ब्यूटीफुल के लिए 5 5 है, और वुमेन के लिए 5 6 है। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं। तो ये जो लर्निंग के बाद एम्बेडिंग लर्न हुई है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अब जब ये ट्रेनिंग हो गई है, तो अब हम जब भी कोई वर्ड इनपुट के तौर पे देंगे जो कि वन हार्ट एंड कोडिंग होगी, तो जो हिडन लेयर है या एम्बेडिंग लेयर है जो हमारी, उसमें इस तरह से वेट्स जो हैं जो ट्रेन हुए हैं वो पड़े होंगे। ठीक है, और ये वेट्स जो हैं, ये हिडन लेयर जो है एक्चुअली ये एज अ लुकअप टेबल हमारे लिए काम करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं, लेट्स से हम किंग वन हार्ट एंड कोड जो है वो इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हिडन लेयर के साथ, तो 1 1 जो है वो आउटपुट के तौर पे जो है हमारे पास आएगा। ठीक है, ये ओ किंग से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये वन हार्ट एंड कोडिंग है फॉर द वर्ड किंग, और उसकी जो एम्बेडिंग है वो ई किंग के नाम से जो है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेबल के अंदर। तो ये पहली जो वैल्यू है, ये जब हम किंग एज इनपुट देंगे, किंग का जो वन हार्ट एंड कोड है इसको जब तो ये मल्टीप्लाई होगा हिडन लेयर के साथ, यानी कि वही आप याद करें जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वन हार्ट एंड कोडिंग ओ जो है वो इनपुट हो रहा है और हिडन लेयर जो है या एम्बेडिंग लेयर जो है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसकी बेस पे हमारे पास ई किंग उस वर्ड की एम्बेडिंग जो है वो आ रही है। इसी तरह से अगर हम ब्रेव जो है वो एज इनपुट देते हैं, तो फिर हमारे पास जो उस वर्ड की जो वर्ड एम्बेडिंग है वो हमारे पास एज आउटपुट जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से जो भी हम वर्ड जिस वर्ड की भी वन हार्ट एंड कोडिंग इनपुट देंगे, उसकी जो हमारे पास एम्बेडिंग है वो आ जाएगी। अब आप यहाँ से खुद देखें कि हमारे पास 6 वर्ड्स या 6 की जो डिक्शनरी थी उसमें 6 का वेक्टर था, और अब हमारे पास एम्बेडिंग जो है वो उसमें 2 जो है वेक्टर की जो डायमेंशन है वो 2 है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब हमारे पास अगर 10,000 वर्ड्स हों 10 डिक्शनरी के अंदर यूनिक वर्ड्स, तो वो 10,000 को जब हम 300 डायमेंशंस में लेके आते हैं, तो वो 300 डायमेंशंस एक्चुअली उस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और हम अज्यूम ये करते हैं कि वो जो 300 का वेक्टर है, उसमें ये सलाहियत है कि वो मिलते-जुलते वर्ड्स के सिमिलर जो हैं वो वेक्टर्स होंगे। यानी किंग है तो वो क्वीन से मिलता-जुलता होगा, या किंग है तो वो मैन से रिज़ेम्बल करता होगा। इस तरह से जो मिलते-जुलते वर्ड्स हैं, हम ये अज़्यूम करेंगे कि वो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमने लर्निंग की हुई है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए उनके वेक्टर्स जो हैं वो भी सिमिलर होंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं, लेट्स से किंग, मैन, क्वीन और वुमेन, इसकी एनकोडिंग जो थी वन हार्ट एनकोडिंग वो कुछ इस तरह से थी, और जब उसकी वर्ड टू वेक एम्बेडिंग हमने लर्न की तो वो इस तरह से बन गई 1 1 1 3 5 5 5 7। और इनको अगर हम प्लॉट करके देखें तो इसमें कुछ जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्योंकि दो 2 डायमेंशंस का आउटपुट वेक्टर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जो एक्चुअली होता है उसमें 300 200 300 डायमेंशंस का वेक्टर जो है वो एम्बेडिंग जो है वो जनरेट होती है, तो उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि उसके लिए टीएसडी या इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो कि 300 की डायमेंशन को जो है वो 2 डायमेंशंस के अंदर ले आती हैं, और उसमें फिर हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो करीब आ रहे हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं वो दूर आ रहे हैं।
तो इसको वर्ड एम्बेडिंग भी इसीलिए कहते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो मैन का वर्ड है ये इस टू डिमेंशन के अंदर इस पॉइंट पे एम्बेड हो गया। इसी तरह से किंग का जो वर्ड है वो इस पॉइंट पे एम्बेड हो गया, वुमेन का वर्ड यहाँ पे एम्बेड हो गया। तो इस तरह से सारे के सारे जो वर्ड्स हैं हमारे वो उस टू डिमेंशनल या 300 डिमेंशंस के अंदर एम्बेड हो जाते हैं और उनकी एक पोजीशन होती है उस डायमेंशन के अंदर, उतनी डायमेंशंस के अंदर, और उसकी बेस पे फिर हम वर्ड्स की सिमिलैरिटी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वो 300 डायमेंशंस जो हैं, जो हमने आइडिया लिया था पिछली वीडियो के अंदर भी, कि वो जो 300 डायमेंशंस हैं उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग तो होगा, लेकिन हम उस मीनिंग को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम उस कोई भी दो वर्ड्स के वेक्टर्स को जब उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये दो वर्ड्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं और ये दो वर्ड्स जो हैं ये सिमिलर नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है सॉफ्ट मैक्स क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं क्योंकि हम अगर हमारे पास 10,000 है, हमारे पास 30,000 50,000 वर्ड्स भी हो सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो हमें हर प्रेडिक्शन के लिए वो जो डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 10,000 वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट करनी पड़ती हैं। यानी कि एक दफ़ा प्रेडिक्शन करने के लिए हमें 10,000 जो है वो वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व इस तरह से किया जाता है, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि हम हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स जो है वो यूज़ कर लें। हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स क्या है कि हम 5,000 वर्ड्स जो हैं उनको पहले ये प्रेडिक्शन करें कि जो हमारी जो वर्ड आ रहा है, जो टारगेट वर्ड आ रहा है वो फर्स्ट 5,000 वर्ड्स में से है या लास्ट 5,000 वर्ड्स में से है। इन केस के हमारी वोकैबुलरी जो है वो 10,000 वर्ड्स की है। फिर हम ये करें कि उन 5,000 वर्ड्स को फर्दर डिवाइड कर दें कि वो फर्स्ट 2,500 वर्ड्स में है प्रेडिक्शन या अगले 2,500 वर्ड्स में है। इस तरह से क्या होगा कि हमारी हर लेवल पे बाइनरी प्रेडिक्शन जो है वो हो रही होगी और फाइनली हम जो है जो काम हम 10,000 कैलकुलेशन से कर रहे हैं, अगर v 10,000 है तो अब हमारी जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है वो log v पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैंने अभी आपको बताई है, जिसमें एक मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है कि हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स है। अ, जब हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड लेने की बात करते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड कैसे लेंगे, क्योंकि जब हमने कॉन्टेक्स्ट वर्ड ले लिया तो उसके बाद विंडो डिसाइड करेगी ना कि 5 वर्ड्स, 5 प्लस माइनस 5 अगर विंडो का साइज़ है, तो पहले 5 वर्ड और अगले 5 वर्ड्स में से हम कोई भी वर्ड जो है वो रैंडमली पिक कर लेंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वर्ड कैसे पिक करेंगे? अगर तो हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड भी रैंडमली पिक करें तो क्या प्रॉब्लम होगी कि द, ऑफ, एंड, टू, इस तरह के जो स्टॉप वर्ड्स हैं ये ज़्यादा जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड के तौर पे सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो ज़्यादा जो हैं वो सिलेक्ट हों और स्टॉप वर्ड्स जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड के तौर पे ना सिलेक्ट हों। उसके लिए एक लिस्ट भी बनाई जा सकती है स्टॉप वर्ड्स की, और जब जब भी हम एक रैंडमली वर्ड पिक करें कॉन्टेक्स्ट वर्ड के तौर पे तो हम देख लें कि वो उस लिस्ट में तो नहीं है, तो फिर उसको हम जो है वो प्रोसेस करें। तो इस तरह से डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जिससे हम अवॉइड करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड्स या स्टॉप वर्ड्स में से ना हो। अच्छा, इसमें एक तरीका तो हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स का मैंने आपको बता दिया कि इस प्रॉब्लम को कि क्विकली लर्निंग हो, अदरवाइज़ ये बहुत स्लो हो जाता है, ये लर्निंग का प्रोसेस। दूसरा तरीका जो है उसे हम नेगेटिव सैंपलिंग कहते हैं। नेगेटिव सैंपलिंग में क्या होता है कि हम जो कोई भी एक जो वर्ड है कॉन्टेक्स्ट वर्ड और जो टारगेट उसकी विंडो में जो वर्ड आ रहा है प्लस माइनस 5 वर्ड्स में लेट्स से, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसको टारगेट दे देते हैं 1, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑरेंज जो है वो डिक्शनरी से रैंडमली कोई भी वर्ड उठा लेते हैं और उसको जो वैल्यू है वो 0 दे देते हैं। लेट्स से हमने एक तो वो वर्ड उठा लिया जो एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर ऑरेंज जूस, ऑरेंज के कॉन्टेक्स्ट में ऑरेंज अगर कॉन्टेक्स्ट है तो उसके टारगेट वर्ड्स में से आ रहा है, ठीक है। उसके करीब है वो वर्ड, उसका नेबर है।
तो उसे जूस जो है वो वर्ड आ गया, तो उसका टारगेट हमने 1 दे दिया। फिर हमने क्या किया कि ऑरेंज वाले वर्ड को ही लिया और डिक्शनरी में से कोई भी रैंडम वर्ड जो है उसके साथ जो है वो ऐड कर दिए। तो ऑरेंज के साथ किंग ऐड कर दिया, ऑरेंज के साथ बुक ऐड कर दिया, द ऑफ ऐड कर दिया। इन चारों वर्ड्स को हमने टारगेट जो है वो 0 दे दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं नेगेटिव सैम्पलिंग। ये जो नेगेटिव सैंपल्स हमने लिए हैं, इसकी तादाद जो है वो हम के से डिटरमिन करते हैं। और इस पेपर के अंदर ये जो नीचे जिसका रेफरेंस भी है, इसके अंदर इन्होंने ये प्रपोज किया कि के जो है वो 5 से लेकर 20 वर्ड्स तक हम जो है उसका साइज रख सकते हैं। यानी कि हर एक वर्ड के अगेंस्ट हम जो है वो 5 वर्ड्स लेट से नेगेटिव ले लें डिक्शनरी में से। ठीक है। इस तरह से जब हमने डाटा सेट बनाया, तो इस तरह से डाटा सेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम बजाय कि हम सॉफ्टमैक्स यूज़ करें, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है। यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे। और बाइनरी क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे? जो हमारा जो वन हॉट एंड कोडिंग का इनपुट है वो हमारे एम्बेडिंग मैट्रिक्स में से जब थ्रू होगा, तो वो एक हमें उस वर्ड की एम्बेडिंग देगा। वो एम्बेडिंग जो है वो हम जितने हमारे वर्ड्स हैं उतने हमने एक्चुअली लॉजिस्टिक यूनिट्स जो हैं वो हम ऐड कर देंगे लास्ट लेयर के अंदर। ठीक है। और ये सारे के सारे बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, या 0 आउटपुट करेंगे या 1 आउटपुट करेंगे। और हमारी प्रॉब्लम भी तो उसी तरह की है। हमारी प्रॉब्लम के अंदर भी जो टारगेट है वो या 1 है या 0 है। तो हमने अब प्रॉब्लम अपनी सिंप्लीफाई कर ली। इससे भी जो है वो ट्रेनिंग काफ़ी एफिशिएंट जो है वो हो जाती है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव सैम्पलिंग। ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स होंगे, लेट्स से अगर हमारे पास 4 जो है वो नेगेटिव सैंपल्स हमने लिए हैं और एक पॉजिटिव है, तो 4 नेगेटिव सैंपल्स जो हैं वो के से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो के प्लस 1 जो है वो हमारी जो है वो एग्जांपल्स होंगी। सिर्फ के प्लस 1 लॉजिस्टिक यूनिट्स को हम एक पास में एक जो हमारा एक जो एक हमारी इपॉक होगी उसके अंदर हम उसको ट्रेन करेंगे। ठीक है। अगली इपॉक के अंदर, अगली आइट्रेशन के अंदर हम जो है इसी तरह से कोई और वर्ड लेंगे, उसका पॉजिटिव वर्ड लेंगे और बाकी उसके नेगेटिव वर्ड्स ले लेंगे, नेगेटिव सैम्पलिंग कर लेंगे, वो उसको एज इनपुट देंगे और उसकी बेस पे उतने लॉजिस्टिक यूनिट्स जो हैं उनको हम जो है वो ट्रेन करेंगे। ठीक है। देखें, अब हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो बेहतर हो। ठीक है। इन लॉजिस्टिक यूनिट्स की ट्रेनिंग बेहतर करना हमारा पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ ये है कि जब बैक प्रोपोगेशन हो, तो ये एम्बेडिंग का जो मैट्रिक्स है, ये बेहतर जो है इसकी ट्रेनिंग जो है वो हो सके। और बेहतर का ये भी मतलब है कि एफिशिएंटली जो है वो हो सके। तो क्योंकि अब हम लॉजिस्टिक यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो बजाय कि हम हर दफ़ा जो है वो 10,000 कंप्यूटेशंस करें, हम जस्ट उतनी ही कंप्यूटेशंस करते हैं जितने हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सैंपल्स होते हैं, और उसकी बेस पे हम जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं और उसकी बेस पे हमारी एम्बेडिंग जो है वो लर्न होती है। दूसरा जो मेथड पॉपुलर है, जी लव जिसे कहते हैं, ग्लोबल वेक्टर्स फॉर वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये भी काफ़ी हद तक आइडिया इसमें यही है जो कि वर्ड टू वेक का है। लेकिन इसमें ग्लोबल वेक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ग्लोबल वेक्टर से क्या मुराद है? लेट्स से हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, आई लव एनएलपी और आई लव टू मेक वीडियोस। तो बजाय ये कि हम एक सेंटेंस में किसी एक वर्ड को एज कॉन्टेक्स्ट लें और फिर उसके नेबर्स को देखें एक पर्टिकुलर विंडो साइज के अंदर, हम करते ये हैं जी लव के अंदर कि हम पहले जो है वो काउंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है हमारी, ठीक है, उस डिक्शनरी के जैसे ये 2 सेंटेंसेस हैं, अगर हमारे कॉर्पस में ये 2 ही सेंटेंसेस हैं, तो इन 2 सेंटेंसेस की बेस पे हम काउंट मैट्रिक्स बना लेते हैं कि आई वर्ड जो है उसके साथ लव जो है वो वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है। तो आई के साथ लव 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली बनता है, क्योंकि आई के साथ अगर लव 2 दफ़ा आ रहा है तो लव के साथ भी आई 2 दफ़ा आएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो है ये बनाने के बाद इस मैट्रिक्स की बेस पे जो है हम ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक्स आई जे का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स जे अपीयर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई। तो एक्स आई जे जो है वो इक्वल होगा एक्स जे आई के। ठीक है। और इसमें जो इसका जो कॉस्ट फंक्शन है
वो डिफरेंट है वर्ड टू वेब से थोड़ा सा, लेकिन आइडिया यही है कि हम अल्टीमेटली वो वेक्टर्स या वो एम्बेडिंग जो है वो लर्न करना चाह रहे हैं। उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर देखते हैं वर्ड्स की एसोसिएशन, और यहाँ पे हम पूरे के पूरे कॉर्पस के अंदर जो है वो काउंट मैट्रिक जो है काउंट मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं, और उसकी बेस पे इस कॉस्ट फंक्शन को यूज़ करते हुए हम इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। इसके अंदर एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो यूज़ होता है, और फिर उसमें थीटा टी, थीटा ट्रांसपोज ई जे और दो बाइसेस यूज़ होती हैं, और फिर लॉग एक्स आई जे यूज़ होता है। आप इसको इसी तरह से जो है वो याद रख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है, अगर आपको याद हो हमने देखा था रिग्रेशन के अंदर कि y माइनस वाई हैट का स्क्वायर लेते थे हम। तो ये एक तरह से पहली जो टर्म है ये y को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी जो टर्म है वो y हैट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जी लव की फर्दर डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, इसमें से आप इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम एक सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की फाइनली एक एग्जांपल देखते हैं कि सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ रिव्यूज़ हैं अगर, और उन रिव्यूज़ को हम स्टार देना चाह रहे हैं, 1 स्टार है, 2 स्टार है, ठीक है, 5 स्टार तक कोई भी जो है वो उसको हम स्कोर जो है वो देना चाह रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। सिंपल सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल इस तरह से हो सकता है अगर हम वर्ड एम्बेडिंग को यूज़ करें कि हम जो वर्ड्स हैं उनको वन हार्ट एनकोड करके एज इनपुट दें, हमारा एक एम्बेडिंग मैट्रिक्स हो। एम्बेडिंग लेयर जो है वो हमें उस वर्ड की एम्बेडिंग दे दे, ठीक है। उन एम्बेडिंग्स को लेट्स से अगर 300 की हमारे पास एम्बेडिंग्स आ रही हैं चार, तो उन चारों एम्बेडिंग्स की हम सिंपली सिंपली ये भी कर सकते हैं कि एवरेज ले लें, और उसकी बेस पे हम सॉफ्ट मैक्स जो है उसको ट्रेन करवा लें, ठीक है। लेकिन ये जो सिंपल अप्रोच है इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इस तरह का रिव्यू आ जाए जैसे कि कम्प्लीटली लैकिंग इन गुड टेस्ट, गुड सर्विस एंड गुड एम्बियंस, तो इसमें गुड का वर्ड काफ़ी दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह का मॉडल जो है ये अज्यूम करेगा कि ये रिव्यू जो है वो एक अच्छा या एक पॉजिटिव रिव्यू है, लेकिन एक्चुअली ये एक नेगेटिव रिव्यू है, क्योंकि इसमें स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली लैकिंग, ठीक है। तो इस केस में हम आर एन एन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आर एन एन के अंदर प्रीवियस वर्ड्स जो हैं उनकी एक्टिवेशंस भी यूज़ हो रही होती हैं। तो हम कर ये सकते हैं कि हम जो हमारे वर्ड्स हैं वो एम्बेडिंग मैट्रिक्स को दें, और एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो है या एम्बेडिंग लेयर जो है वो हमें उस वर्ड की एम्बेडिंग दे दें। वो हम एक आर एन एन नेटवर्क में एज इनपुट दें, ठीक है। और उस आर एन एन की लास्ट लेयर के अंदर हम एक सॉफ्ट मैक्स जो है वो फंक्शन यूज़ करें, जो कि हमें उस की जो सेंटीमेंट है उसकी सेंटीमेंट वैल्यू है 1 से लेके 5 तक, अगर तो 1 से लेके 5 तक वो कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट करें। तो इस तरह से आइडिया ये है कि हम बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं अगर हम एम्बेडिंग लेयर यूज़ करें, वर्ड एम्बेडिंग्स जो हैं वो यूज़ करें, और डेफिनेटली क्योंकि सीक्वेंस मॉडलिंग कर रहे हैं हम, तो आर एन एन उसमें जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस हमें देते हैं। तो एम्बेडिंग विद आर एन एन हम यूज़ करेंगे तो उससे हमें काफ़ी बेहतर जो है वो रिजल्ट्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमें मिलेंगे।